एक बार MH मंत्रा यूट्यूब चैनल के इस प्लेटफॉर्म पे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं मुशर्रफ हयात हाशमी। आज बहुत दिनों के बाद वीडियो डाल रहा हूं और अभी तक जितना भी टाइमिंग नहीं रहा वीडियो नहीं डाल पाया उसके लिए माजरत चाहता हूं। साथ ही साथ जैसे कि अभी एक यूपी के गवर्नमेंट की तरफ से TGT और PGT का सीट कुछ पास आउट हुई हैं, तो TGT और PGT के लिए जो मैथमेटिक्स पोर्शन होता है, जिसको मैथमेटिक्स से जाना है, TGT या PGT फाइट करना है, और लोगों के लिए कुछ क्वेश्चंस होंगे। इवन आज हम बात करेंगे केवल एक ही टॉपिक की, जैसे कि आप लोगों ने इंटरमीडिएट में पढ़ा होगा सेट के बारे में, रिलेशन के बारे में एंड फंक्शन के बारे में। तो ये जो अभी हम आज स्टार्ट करने वाले हैं उसका फायदा आप लोगों को TGT में मिलने वाला है, PGT में मिलने वाला है, वो उन लोगों के लिए जिनका सब्जेक्ट मैथमेटिक्स हो सकता है। और साथ ही साथ यूपी बोर्ड या अदर बोर्ड के जो स्टूडेंट्स हैं, जो 12th क्लास के स्टूडेंट्स हैं मेनली, उन लोगों के लिए ये वीडियो कारगर साबित हो सकती है। तो चलिए हमें देखना यह है कि सबसे पहले हमें क्या स्टार्ट करना है। तो आज जैसे कि एक टॉपिक लिया गया है सेट, रिलेशन एंड फंक्शन, यानी सेट, रिलेशन और फंक्शन पर बेस्ड जो कुछ क्वेश्चंस होंगे जो आपका पिछले लास्ट ईयरों में आए हुए हैं PGT में या TGT में। अभी स्पेशली आज हम जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं 8 मार्च 2019 की, जब TGT का एग्जाम हुआ था। तो उसमें कुछ क्वेश्चंस सेट, रिलेशन एंड फंक्शन से जो रखे गए थे, वो क्वेश्चंस क्या होंगे, ये 12th वालों के स्टूडेंट के लिए भी काम आ सकते हैं, ये IIT वालों के लिए भी काम आ सकते हैं, TGT PGT के लिए भी काम आ सकते हैं, बशर्ते कि वो लोग मैथमेटिक्स वाले हों। ये पहली शर्त होगी। तो स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना इसलिए नहीं भूलिएगा क्योंकि अब हम लगातार मैथमेटिक्स के तकरीबन सभी टॉपिक से लेकर के सारी वीडियो बनाएंगे और आप लोगों को देते जाएंगे। जो कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है या जिसको जिस टॉपिक के बारे में कुछ पूछना हो तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकता है और बता सकता है कि हमें क्या चाहिए, या उस पर अपन डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो आपको बेसिक नॉलेज कुछ होना चाहिए। अगर जरूरत पड़ती है तो फिर बेसिक कॉन्सेप्ट का भी एक टॉपिक बना दिया जाएगा और उसको अपलोड कर दिया जाएगा। स्टार्ट करते हैं। एक क्वेश्चन है जो कि आपका 8 मार्च 2019 के TGT में आया था। वो ये कहता है, फर्स्ट क्वेश्चन, ये हमने आपको पहले बता दिया है कि सेट, रिलेशन एंड फंक्शन से के बेस्ड जो 3 क्वेश्चन हमने आपको दिए हैं। ये 3 क्वेश्चन सिर्फ इसलिए आए हैं अभी कि एक पहली वीडियो है इसके लिए, और फिर इससे सारे जितने भी कनेक्टिविटी वाले वीडियोस होंगे वो आपको डाल दिए जाएंगे, आप लोगों को मिल जाएंगे। पहला क्वेश्चन कहता है, बिना टाइम लॉस किए पढ़ते हैं। If the mapping f and g are given by f is equal to 1 2 2 5 4 1 and g is equal to 2 3 5 1 1 3, then gof is equal to, हमें g और f गॉफ का मान ज्ञात करना है चाहिए है। दो प्रतिचित्रण है, f और g दो फंक्शन है, और f इस प्रकार है और g इस प्रकार है, तो हमें गॉफ का वैल्यू फाइंड करना है। अब हमें ये भी चाहिए कि हम इसको डीपली भी समझे, और हमें ये भी चाहिए कि टाइम बचाने के लिए हमें इसको माइंड में कैलकुलेट कैसे करना है और जल्दी कम समय में कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं। दोनों तरीके से देखेंगे। आप हमको ये बताइए, सबसे पहले जब हम फंक्शन पढ़ते हैं तो कुछ इस तरीके से रहता है कि मान लीजिए कि एक कोई एलिमेंट ABC है, और अगर हम फंक्शन में देखते हैं तो मान लीजिए कि AB का एक फंक्शन को हम F से दर्शा रहे हैं और BC के बीच जो रिलेशन है उस फंक्शन को हम G से दर्शा रहे हैं। कहने का मतलब हमारा यह है कि दो अलग अलग हमारे पास में फंक्शन है। ठीक है, तो एक F फंक्शन है और एक G फंक्शन है। तो अगर हम यहाँ पर ये देखते हैं कि A और C की कनेक्टिविटी जिससे होती है, यानी A अगर ये मान लीजिए थोड़ी देर के लिए, आप जानते हैं कि फंक्शन के लिए फिलहाल A आपका डोमेन है और B आपका इसके लिए रेंज है। ठीक है, तो A अगर डोमेन है और B इसका रेंज है, इसका मतलब यहां पर यह है कि F इज इक्वल टू B, इसका मतलब यहां पर ये। तो अब अगर हम यहां पर ये देखें कि A मान लीजिए आपका डोमेन हो और C आपका रेंज हो, A क्या हो, डोमेन हो और C आपका रेंज हो, तो उसके लिए भी तो हमें एक फंक्शन चाहिए जो ये दर्शाए कि A डोमेन पुट करने पर C रेंज हमारा आता है। तो वो जो फंक्शन होता है उसी को तो हम G और F कहते हैं। यानी अगर डोमेन A है तो उसका रिजल्ट जो रेंज आएगा वो C आएगा, तो उसे हम G और F से व्यक्त करते हैं।
इसी प्रकार से यहाँ पर अगर जी ऑफ एफ की हमें वैल्यू फाइंड करना है तो जी ऑफ एफ की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम एक तरीका और भी देख सकते हैं कि यहाँ पर अगर हम जी ऑफ एफ निकालना है तो जी ऑफ एफ का मतलब यहाँ पर ये हो रहा है कि ए कोमा बी एफ से रिप्रेजेंट हो रहा है और बी कोमा सी जी से रिप्रेजेंट हो रहा है। तो चले, इसका मतलब ये होगा कि ए अगर हम डोमेन ए लेते हैं तो सी हमारा रेंज निकल के आता है, तो वो जी ऑफ एफ के द्वारा हम व्यक्त करते हैं। अब अगर हम यहाँ पर ये देखें कि सबसे पहले आपने ये देखा कि हमें जी ऑफ एफ अगर निकालना है, जी ऑफ एफ अगर हमें निकालना है, यहाँ पर हमें जी ऑफ एफ निकालना था तो एफ की वैल्यू यहाँ पर सबसे पहले क्या थी 1 और 2। एफ की वैल्यू यहाँ पर 1 और 2 थी, तो इसका मतलब यहाँ पर ये होगा कि फंक्शन में ए 1 2 है, यानी कहने का मतलब ये है कि यहाँ से ए से बी के लिए एक फंक्शन था और बी से सी के लिए एक फंक्शन था, तो बी पे अगर ये खत्म हुआ तो बी से हम यहाँ पे स्टार्ट कर लें, यानी 1,2 एफ के लिए है, तो जी के लिए 2 से कुछ ना कुछ तो होगा, तो जी के लिए 2 से 2,3 है। तब इसका मतलब ये था कि फर्स्ट फंक्शन का डोमेन और सेकेंड फंक्शन का रेंज जब निकाल के आता है, यानी कि 1 और 3 फर्स्ट फंक्शन का डोमेन और सेकेंड फंक्शन का रेंज, तो ये किसको व्यक्त कर रहा है, जी ऑफ एफ से व्यक्त हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम जी ऑफ एफ एक फंक्शन निकालना है, गॉफ निकालना है, तो ये कितना मान किया जाएगा 1,3। ठीक इसी तरीके से अगर हम यहाँ पर देखें 3 5, तो 5 से कोई जी में स्टार्ट हो रहा है क्या, जी हाँ, यानी 3,5 तो 5,1, तो 3 और 1 में भी एक रिलेशन आ जाएगा, 3 और 1 में भी एक आ गया। और ठीक इसी तरीके से 4 एंड 1 है, तो यहाँ पर 1 से कोई स्टार्ट हो रहा है क्या, हाँ 1 3 स्टार्ट हो रहा है, तो 4 और 3 आ जाएगा। तो यहाँ पर इस तरीके से भी हम निकाल सकते हैं गॉफ का मान। एक और तरीका होता है, मान लीजिए आपको गॉफ चाहिए, ठीक है, अब गॉफ चाहिए तो इसका मतलब यहां पर यह हुआ कि f1 की वैल्यू 2 है, f3 की वैल्यू 5 है और f4 की वैल्यू 1 है। सिमिलरली g2 की वैल्यू 3 है एंड g5 की वैल्यू 1 है और g1 की वैल्यू 3 है। अगर हमें गॉफ 1 निकालना हो तो हम इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, gf1 लिख सकते हैं ना। अब अगर gf1 लिखा तो f1 की वैल्यू क्या थी, f1 की वैल्यू तो हमारे पास में 2 थी, तो यहां पर हमने क्या लिख दिया g2। अब g2 की वैल्यू क्या थी, तो g2 की वैल्यू तो हमारे पास में क्या थी 3 थी, तो ये 3 निकल के आ गया, यानी गॉफ 1 की वैल्यू क्या निकल के आई 3, तो हमारे पास में 1,3 आ गया। क्लियर। सिमिलरली GOF अगर हमें 1 के बाद हमें 3 देखना था कि 3 की वैल्यू 5 थी, तो गॉफ 3 निकालेंगे। गॉफ 3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, GF3 लिख सकते हैं। F3 की वैल्यू क्या थी अपने पास में 5 थी, तो यहां पर हम लिख सकते हैं G5। अब G5 की वैल्यू क्या थी, तो G5 की वैल्यू थी 1, तो यहां पर निकल के आ गया 1, तो इसका मतलब हुआ कि 3 और 1 ये गॉफ की वैल्यू आ गई। सिमिलरली गॉफ हमारे पास में एक और बचा है पॉइंट, वो 4,1 बचा है, यानी GOF अगर हम 4 की वैल्यू देखें तो फिर हम कितना लिखेंगे यहाँ पर GF4, और जब GF4 लिखेंगे तो F4 की वैल्यू हम देख रहे हैं तो 1 निकल के आ रही है, तो G1 आ जाएगा, और G1 की वैल्यू कितनी निकल करके आ रही है 3, तो यहाँ पर आ गया आपका 3। तो इस तरीके से 4 × 4,3, तो ये हमारा गॉफ का मान निकल के आ गया, यानी कि हम फॉग का मान भी इस तरीके से निकाल सकते हैं। अब इसी क्रम में एक दूसरा क्वेश्चन है, और दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, चलते हैं जरा दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन ये कहता है कि इफ f' x is equal to gx and g' is equal to fx square, then find the value of f'' square is, यानी कि इसका मान क्या होगा, ये भी TGT 2098 मार्च में आया। समझे जरा बात को, f' है, f' की वैल्यू gx है, g' की वैल्यू fx स्क्वायर है, तब हमें f'' स्क्वायर की वैल्यू चाहिए। f'' स्क्वायर की वैल्यू चाहिए तो सबसे पहले हम ये वैल्यू फाइंड करेंगे। ये वैल्यू फाइंड करने के लिए हमारे पास में ये देखना होगा कि f' इज इक्वल टू आपके पास में gx है। चले, अब हमें f'' चाहिए, मतलब एक बार हमें डिफरेंशियल करना है, तो हम f'' को कितना लिख सकते हैं, g' लिख सकते हैं। क्लियर है ना, f'' इज इक्वल टू g', और g' की जो वैल्यू थी वो थी आपकी fx स्क्वायर, तो f'' इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, fx स्क्वायर आ जाएगा। अब जब f'' इज इक्वल टू fx स्क्वायर है तो f'' स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आएगा, यानी इस x को हम x स्क्वायर से रिप्लेस कर दें तो यहाँ पे क्या जाएगा x की पावर 4, तो f'' स्क्वायर इज इक्वल टू fx की पावर 4 आएगा।
ये था आपका दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है, तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। इफ f(x) इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2 एंड x डज नॉट इक्वल टू 2 देन फाइंड f2। f2 की वैल्यू में फाइंड करना है। चलिए f2 की वैल्यू अगर हमें फाइंड करना है तो वो ये बता रहा है कि x डज नॉट इक्वल टू 2 यानी 2 हम नहीं रख सकते क्योंकि 0/0 की कंडीशन बन जाएगी। अगर 0/0 की कंडीशन बन जाएगी तो यहाँ पर आप ये देखें कि f(x) इज इक्वल टू, अगर हम इसकी लिमिट लेंगे x टेंड टू 2 और अगर हम यहाँ पे देखें एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2x है। क्लियर है। देखिए इसको दो तरीके से देखा जा सकता है, दो तरीके से इसकी वैल्यू फाइंड की जा सकती है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका क्या है, यहाँ पर अगर हम x लिमिट 2 रख रहे हैं तो यहाँ देखिए 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 3 गुणा 2 हो जाएगा प्लस 2 हो जाएगा बटे में 2 का वर्ग हो जाएगा माइनस 2 गुणा 2 हो जाएगा। इसका मतलब ये होगा कि ये हो गया 4 और ये हो गया 2, तो 4 तो 6 माइनस 6 यानी ये भी 0 कंडीशन बनी और 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 ये भी 0 कंडीशन बनी। 0/0 का फॉर्म बन गया। अब 0/0 का फॉर्म बन गया तो हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं। एक आप लोगों को शायद याद हो या ना हो, एल हॉस्पिटल रूल होता है। एल हॉस्पिटल रूल, एल हॉस्पिटल रूल क्या करता है कि जब 0/0 की कंडीशन बन जाती है तो 0/0 की कंडीशन बनने के फलस्वरूप ऊपर की वैल्यू और नीचे की वैल्यू अपने अपने स्थान पर इनका डिफरेंशियल कर देते हैं। कहने का मतलब ये कि लिमिट x टेंड टू 2, अभी हमने लिमिट नहीं ली है, x टेंड टू 2 और इसका अगर हम डिफरेंशियल करेंगे तो ये आएगा 2x माइनस 3 और ये आएगा 2x माइनस 2। अब अगर हम लिमिट रख के देखें तो हम ये पाएंगे कि ये 0/0 की कंडीशन नहीं हो रही। जब तक 0/0 की कंडीशन होती है तब तक हम उसका डिफरेंशियल कर लेते हैं, जब नहीं होती है तो हम यहाँ पर लिमिट ले लेते हैं। जब हम लिमिट यहाँ पर लेंगे तो ये कितना आएगा 2 इंटू 2 माइनस 3 अपॉन में जाएगा 2 इंटू 2 माइनस 2। तो ये वैल्यू आपकी कितनी हो गई, 2 दूनी 4, 1 बचा और यहाँ पर आपको कितना हो गया, 2 दूनी 4 में से 2 गया तो 2 बचा, तो 1/2 इसकी वैल्यू आ गई। क्लियर है। ये आपका अपन ने क्या करा, अवकलन करा। अवकलन का मतलब 2x माइनस 3 हो जाएगा, इसका अवकलन करेंगे 2x माइनस 2 बचेगा। x की वैल्यू आप 2 रख देंगे तो 2 दूनी 4 में से 3 गया तो 1 यहाँ पर बचा और x की वैल्यू यहाँ पे 2 रख देंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा, 2 दूनी 4 माइनस 2, हाँ 2 ही था तो 2 दूनी 4 माइनस 2, तो यहाँ पर आपको कितना आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन होंगे अभी जो धीरे धीरे करके दिए जाएंगे। देखिए कुछ अगले क्वेश्चन 3 और क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन कहता है कि इफ p एंड q आर टू सेट देन p माइनस q यूनियन q माइनस p यूनियन p इंटरसेक्शन q। p और q दो कोई सेट है और सेट होने के बाद में p माइनस q यूनियन q माइनस p यूनियन p इंटरसेक्शन q कितना होगा, दोनों के इंटरसेक्शन के बराबर होगा या दोनों के यूनियन के बराबर होगा या इन दोनों के कोई डिफरेंस के बराबर होगा। ये 2015 टीजीटी में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है। अब अगर हम इसे वेन डायग्राम के थ्रू देखें तो देखें कितना आसान होता है। मान लीजिए कि P और Q दो ही तो सेट है आपके पास में, तो एक आपका P सेट हो गया, एक आपका Q सेट हो गया। क्लियर है। अब P माइनस Q का मतलब ये होता है कि P Q का जो कॉमन हो उसको खत्म कर दे, P में जितना बचे वो आपका वैल्यू कहलाता है। तो यानी आपका ये आ गया P माइनस Q, इससे हम अगर डिनोटेट कर रहे हैं तो ये आ गया P माइनस Q। क्लियर है। अगर हम Q माइनस P निकालते तो फिर इतना रहने देते, ये छुपा लेते यानी इसको शेड कर देते इतने पार्ट को, तो ये आपका कितना पार्ट कहलाता, ये पार्ट है आपका P माइनस Q, इतना पार्ट है आपका P माइनस Q एंड इतना पार्ट है आपका Q माइनस P। एंड वो ये कह रहा है कि यूनियन और किसका, P इंटरसेक्शन Q, और ये पार्ट है आपका P इंटरसेक्शन Q का। ठीक है, P इंटरसेक्शन Q का। तो अब इनका अगर हम इसका प्लस इसका अगर हम यूनियन करते हैं तीनों का, तो यूनियन का मतलब ये है कि सारी चीजें समाहित हो जाना चाहिए। सारी चीजें समाहित होने का मतलब क्या है कि इसका रिजल्ट तो ये कह रहा है कि P यूनियन Q बन रहा है, क्योंकि आप देखें तो ये भी शेड है, इस तरफ पार्ट भी शेड है, इस तरफ पार्ट भी शेड है, यानी कि ये क्या बना, P यूनियन Q बना। तो हम किसके साथ चले जाएंगे, सेकेंड आंसर के साथ में चले जाएंगे। एक अगला क्वेश्चन है, द रेंज ऑफ द रियल वैल्यूड फंक्शन f(x) इज इक्वल टू इतना है। तो इसके लिए अपन को चाहिए कि द रेंज ऑफ द रियल वैल्यूड फंक्शन, रियल वैल्यूड फंक्शन का रेंज क्या होगा, परिसर क्या होगा। देखिए यहाँ पर वो दो चीजें कभी पूछता है, या तो डोमेन पूछ सकता है, एक फंक्शन आपको गिवन कर देगा, या तो डोमेन पूछ सकता है मतलब कि आपका प्रांत, और एक रेंज पूछ सकता है मतलब कि आपका परिसर। सबसे अच्छा तरीका इसमें यह होता है कि देखिए अगर हम f(x) इज इक्वल टू कितना था आपका, √9 माइनस एक्स स्क्वायर,
इसको हम मान लेते हैं y, तो y इज इक्वल टू 9 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी हमने फर्स्ट ऑफ ऑल x की वैल्यू फाइंड करना है। x की वैल्यू फाइंड करने से हमें डोमेन पता चल जाता है, जब डोमेन पता चल जाएगा तो रेंज ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम पक्षांतर करेंगे तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9 माइनस y हो जाएगा। अब 9 माइनस y हो जाएगा अगर हमने इसका स्क्वायर कर दिया तब, मतलब y बराबर आपने इतना माना और इसका स्क्वायर कर दिया तो रूट खत्म हो जाएगा, इस पे स्क्वायर आ जाएगा तो ये इतना आ जाएगा। तो जब इतना आ गया तो x इज इक्वल टू हम ले सकते हैं 9 माइनस वाई स्क्वायर। अब x इज इक्वल टू 9 माइनस वाई स्क्वायर जो हमने लिया है, इसमें हमें ये देखना है कि y की वैल्यू हम कितनी रख सकते हैं, चूंकि y की वैल्यू यहाँ पे वो कह रहा है कि रियल वैल्यू फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू इतना है, यानी कहने का मतलब हमारा ये हुआ कि 9 माइनस वाई स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल 0 होना चाहिए इसके लिए। तो तभी तो ये रियल वैल्यू कहलाएगी कि रूट के अंदर कोई भी वैल्यू नेगेटिव नहीं आनी चाहिए, नेगेटिव नहीं आनी चाहिए, तो 9 माइनस वाई स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल 0 होना चाहिए। तो इसका मतलब ये होगा कि 9 इज ग्रेटर देन और इक्वल वाई स्क्वायर होगा। अब जब वाई स्क्वायर होगा तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, 3 स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल वाई स्क्वायर लिख सकते हैं। तो इसका मतलब ये होगा कि जब हम स्क्वायर लेंगे तो माइनस प्लस दोनों वैल्यू आएंगी, यानी कहने का मतलब ये है कि 3 इज लेस देन और इक्वल वाई इज लेस देन और इक्वल 3 आना चाहिए। अब इतना आना तो चाहिए, y की वैल्यू 3 के इक्वल या 3 से छोटी और माइनस 3 के इक्वल या माइनस 3 से बड़ी आना चाहिए, बिल्कुल सही बात आना चाहिए। लेकिन y की वैल्यू नेगेटिव आनी नहीं है क्योंकि पूछा है उसने रेंज। अगर यहाँ पर डोमेन निकालना होता, मान लीजिए कि यहाँ पे वो फाइंड करवाता डोमेन, अगर डोमेन फाइंड करवाता तो डोमेन की वैल्यू आपकी निकल करके आती -3 to 3, क्लियर है। लेकिन यहाँ पर हमें निकालना क्या है, रेंज। रेंज निकालना है तो y की वैल्यू नेगेटिव हो नहीं सकती, जब y की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती तो y की वैल्यू पॉजिटिव होगी, पॉजिटिव होगी तो यहाँ पर 0 अपन रख सकते हैं, 0 रखने से x की वैल्यू पॉजिटिव यहाँ पर निकल कर आ जाएगी, या फिर y की वैल्यू हम 3 रख देते हैं तो x की वैल्यू 0 निकल करके आ जाएगी, या फिर फर्स्ट ऑफ ऑल में 3 निकल करके आ जाएगी। तो इसका मतलब ये हो कि अगर हमें रेंज निकालना होती ना, तो रेंज निकालना होती तो बड़ी वैल्यू क्या है आपकी 3 है, और मिनिमम वैल्यू आप इधर पे कितना रख सकते हैं, 0 रख सकते हैं। मिनिमम वैल्यू आप कितना रख सकते हैं, यहाँ पे 0 रख सकते हैं, तो x इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। तो अगर हमें रेंज निकालना थी तो 0 to 3 आई, लेकिन अगर हमें इसी आधार पर डोमेन निकालना होता तो -3 to 3 आ जाता है। ये डोमेन और रेंज में फंक्शन के लिए डिफरेंस होता है। एक तीसरा क्वेश्चन और भी है, उस तीसरे क्वेश्चन ने कहा था द सबसेट ऑफ द सेट 0। समझिए, उसने कहा कि सबसेट क्या होगा, 0 सेट का। एक सेट है भाई, ऐसा सेट है कि a इज इक्वल टू 0 है, ये एक सेट है। सेट किसी तरीके का भी हो सकता है, यहाँ पर तो ये सिंगलेट सेट है, यानी एकल समुच्चय है जिसमें एक ही एलिमेंट होता है। बहुत सारी चीजें हैं, आप चाहें तो पिछली वीडियो में देख सकते हैं, या एक चैनल गुरु मंत्रा यूट्यूब चैनल है, उस पर आप जाकर के सर्च कर सकते हैं। तो ये पूरा आपका सेट, रिलेशन एंड फंक्शन, ये तीनों चीजों के बेसिक कॉन्सेप्ट आपको वहां पर मिल जाएंगे। तो A इज इक्वल टू, अगर ये एक सेट है तो सेट का हर जो फाई होता है, फाई हर एक सेट का एक सबसेट होता है, हर एक सेट का एक सबसेट होता है, और इसमें एक है नंबर 0। तो इसका मतलब ये हो गया कि इसमें सबसेटों की संख्या कितनी है, 5 और 0। तो सबसेट कितना निकल के आएगा 0 का, 5, यानी 2 सबसेट निकल करके आएंगे इसमें। क्लियर है। इस तरीके से आप देख सकते हैं, या फिर ऐसा भी दे सकते हैं कि द सबसेट द नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए सेट। इसका मतलब ये हो गया आपका कि 2 की पावर n होता है। अब n क्या है, n आपको किसी सेट में दी गई एलिमेंट्स की संख्या होती है। यहां पर एलिमेंट्स आपके पास में है 1, 0 का मतलब यहां पर सिंगल एलिमेंट, एकल सेट है ये। तो एक एलिमेंट है, अगर एक एलिमेंट है तो नंबर ऑफ एलिमेंट रिप्रेजेंट बाय n, देन 2 की पावर 1 इज इक्वल टू 2। तो 2 तो आपको सबसेट आने ही है, तो 2 सबसेट कैसे आ सकते हैं, इसमें तो केवल सिंगल नंबर है, तो एक होता है 5, तो 5 हर एक का सबसेट होता है। अभी सेट, रिलेशन एंड फंक्शन को लेके कम से कम 2 वीडियो और डाली जाएंगी, जिसमें अलग अलग तरीके के क्वेश्चन होंगे जो टीजीटी पीजीटी वगैरह में आए हुए होंगे। तो देखना कभी ना भूलिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको आसानी से पहुंचती रहे। तब तक के लिए धन्यवाद।